साथियों नमस्कार। आउटसोर्स आंदोलन के दौरान तमाम सारे सवाल, तमाम सारे विषय हमारे कर्मचारियों द्वारा उठाए जा रहे हैं। इन तमाम सारे सवालों के जवाब लगातार हम फेसबुक लाइव पर आकर आपको देते रहे। एक महत्वपूर्ण विषय है कि आउटसोर्स है क्या, और यहीं से आउटसोर्स का आंदोलन खड़ा होगा और आउटसोर्स जो कर्मचारी अलग अलग विभागों में काम करते हैं उनके संविलियन का रास्ता खुलेगा। सिर्फ रैली निकालने ने, धरना देने, प्रदर्शन करने, नारेबाजी करने से मात्र से ही किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह सब काम हमको इसलिए करने पड़ते हैं और इसलिए करते हैं कि जिससे जो समस्या है उस समस्या के पर सही रास्ते पर चला जाए। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आउटसोर्स आखिर है क्या और ये कहां से आया, जो हमारे सरकारी दफ्तरों में बड़े स्तर पर पहुंच चुका है। ये संक्षिप्त शब्दों में और थोड़े से शब्दों में कहें तो आउटसोर्स एक व्यावसायिक प्रक्रिया है जो दो कंपनियों के बीच व्यवसाय करने के लिए लागू की गई थी, और इसे दो कंपनियों ने सिर्फ इसलिए लागू किया था कि वह अपने काम की लागत को कम कर सकें, यानी सस्ते में श्रमिक और कर्मचारियों को हासिल कर सकें और वो ज्यादा मुनाफा कमा सकें। तो जब दो कंपनियों के बीच करार के तहत कराया जाने वाला काम ही आउटसोर्स है, और वह भी स्थायी तौर पर नहीं बल्कि कुछ समय के लिए रखे गए श्रमिक और कर्मचारी ही आउटसोर्स कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि किसी कंपनी को अपने गोदाम से माल खाली कराना है, वह 2 दिन का काम है, 3 दिन का काम है, 1 हफ्ते का काम है, तो वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी को या दूसरे व्यक्ति से कहती है कि हमारे गोदाम में इतना माल रखा है, आप इसको खाली करने का कितना पैसा लोगे बताइए और इसको खाली कराइए। उनके बीच एक करार हो जाता है कि साहब हम इसको 10,000 रुपए में खाली करा देंगे। उसने 10,000 रुपए दिए एक कंपनी को, उस कंपनी ने 10 मजदूर रखे और उस गोदाम को खाली करा दिया था। ये एक आउटसोर्स ठेका प्रथा है। और थोड़े से समय के लिए रखे जाने वाला कर्मचारी या मजदूर दरअसल आउटसोर्स कर्मचारी कहलाता है। अब सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में ये सब क्या है, और यहीं से जब हमने इस बात का अध्ययन किया, विशेषज्ञों से चर्चा की, जानकारों से पूछा, लेबर लॉ को खंगाला, तब हमको ये लगा कि जो सरकारी दफ्तरों में हमारे जो पढ़ी लिखी शिक्षित युवा पीढ़ी का जो शोषण हो रहा है वो तो बुनियादी तौर पर हमारे लेबर लॉ के खिलाफ भी है। उन लोगों को सरकारी दफ्तरों में ठेकेदारों, एजेंसियों के जरिए बिठा दिया गया है और उनसे स्थायी प्रवृत्ति का काम 10-10, 15-15 साल से कराया जा रहा है आउटसोर्स के नाम पर। न तो सरकार कंपनी है, कोई भी सरकार जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है वह कंपनियों की तरह काम नहीं करा सकती। अगर ऐसा करती है तो वो बुनियादी तौर पर हमारे संवैधानिक नियमों कायदों का उल्लंघन कर रही होती है। शिवराज सिंह की सरकार ने 15 साल में यही काम किया है कि उन्होंने एक लोकतांत्रिक सरकार को, संवैधानिक शपथ के साथ चलने वाली सरकार को एक कंपनी में तब्दील कर दिया है। अब एक सरकार का कंपनी में तब्दील हो जाना, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गलत काम हुआ है मध्य प्रदेश में।
कंपनी सरकार नहीं हो सकती, कंपनी की तरह सरकार काम नहीं कर सकती, ये हर कोई समझता है। मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों से अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि मध्य प्रदेश में एक निर्वाचित सरकार है जो लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक शपथ के साथ चल रही है। लेकिन जब हमने आउटसोर्स आंदोलन खड़ा किया और जब उसके अंदर तक घुसे, तब क्या देखने को मिला? तब ये देखने को मिला कि यह सरकार तो कंपनियों की तरह चल रही है। हमारा मुख्यमंत्री खुद जो है एक कंपनी के सीईओ की तरह बात कर रहा है, सीईओ की तरह भाषण दे रहा है। जैसे किसी कंपनी के सीईओ को कोई मजदूर पसंद आ गया या कोई कर्मचारी पर उसकी ज्यादा वो नजरें टिक गई, या किसी कर्मचारी ने ज्यादा उसके प्रति वफादारी या चापलूसी की, तो वो सीईओ जो है उस कर्मचारी, उस मजदूर का वेतन भी बढ़ा देगा, सुविधाएं भी दे देगा। बाकी कर्मचारी, बाकी मजदूर कंपनी के जाए बाहर में। क्या शिवराज सिंह ऐसा नहीं कर रहे थे? जब शिवराज सिंह ने पंचायतें बुलाकर अस्थायी कर्मचारियों की, कुछ विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की पंचायत बुलाई, उनके पैसे बढ़ा दिए, तो दूसरे विभागों के जो अस्थायी कर्मचारी हैं कि वो तो कई विदेश के तो है नहीं, या वो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र सरकार के तो है नहीं, वो भी तो मध्य प्रदेश सरकार के हैं, तो उनके भी बढ़ने चाहिए थे। यदि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से काम करती, अपनी संवैधानिक शपथ के अनुसार निर्णय लेती, तो निश्चित रूप से जो रोजगार सहायकों के जो 18,000 रुपए हुए हैं, तो उसी नेचर का काम करने वाले हर कर्मचारी के वेतन डबल होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम सब लोगों की चिंता का विषय यही है कि सरकार है या कंपनी है। यदि ये कंपनी है तो फिर चुनाव की जरूरत क्या है? शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनने की भी क्या जरूरत है? अपने आप को सीईओ घोषित कर दे और बैठ जाए। जो जितने वल्लभ भवन, संचालय, मंत्रालय, स्कूल, कलेक्टेड जो बने हुए हैं, इन्हें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से इनका नामकरण कर दिया जाए, जैसा कि आजकल वो कर रहे हैं। हर चीज का नाम बदल रहे हैं, तो इनके भी नाम बदल सकते हैं, इन्हें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकते हैं। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था, कोई बोलना नहीं चाहता है इसके खिलाफ। इसलिए ये इतने लंबे समय से आउटसोर्स उन्होंने सरकारी विभागों के अंदर पैदा कर दिया और उसे मजबूत कर दिया, और पैदा किया, मजबूत किया तो ठीक है, लेकिन उसमें उन्हीं सरकारी दफ्तरों में हमारे ही प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं के साथ वो लगातार अन्याय कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। उनके मतलब जो सामाजिक सुरक्षा किसी भी सरकार की जो सबसे पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, और किसी भी सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होती है, वो होती है अपने नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी को पूरा करना। क्या आउटसोर्स कर्मचारियों, अस्थायी कर्मचारियों, अंशकालीन कर्मचारियों या विभिन्न विभागों में काम कर रहे हमारे क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों के साथ वो ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। न तो उनको पर्याप्त वेतन मिलता है, और ना ही उनके बुढ़ापे की पेंशन के का जो इंतजाम है पीएफ के जरिए वो नहीं मिलता, उसकी कोई सुविधा नहीं है। ईएसआई, अगर बीमार हो जाता है तो ईएसआई की सुविधा नहीं है। यानी जो सरकार की पहली और सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता है सामाजिक सुरक्षा, वही मध्य प्रदेश की सरकार ने अपनी चेतना से गायब कर दी है। यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और इसीलिए हमें ये भरोसा हुआ कि जो हमारा सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी काम करता है, कहीं भी किसी भी जगह, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में हो, शिक्षा विभाग में हो, कलेक्ट्रेटों में बैठा हो, पुलिस विभाग में बैठा हो, कहीं भी हो, किसी भी तरीके का काम करता है हमारा आउटसोर्स, अस्थायी, अंशकालीन, दैनिक वेतन होगी, तमाम तरह का कर्मचारी, उस कर्मचारी की कानूनी तौर पर भी उसके लिए ये तय हो जाता है, और वह इस चीज को हासिल कर सकता है कि वो जिस विभाग में काम कर रहा है उस विभाग का स्थायी कर्मचारी का दर्जा हासिल कर सके। क्योंकि आउटसोर्स व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था होती है जो कुछ समय के लिए लागू की जाती है, उसे बहुत लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए भी
मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में जो हमारा आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी काम कर रहा है, वह उस विभाग का कानूनी तौर पर नियमितीकरण का हक पाने का अधिकारी हो जाता है। हमें अपनी लड़ाई को इसी दिशा में और इसी बात को अपनी प्राथमिकता में रखने की जरूरत है, और इसी तरीके इसको प्राथमिकता में रखकर यदि हम अपने संघर्ष को विकसित करेंगे, खड़ा करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। अब सवाल यह है कि हमें संघर्ष कितने दिन करना पड़ेगा, आंदोलन कब तक चलाना पड़ेगा, कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, ये इस तरीके के सवाल भी आपके दिमाग में आ रहे होंगे। देखिए, क्या है कि सरकारों की ब्यूरोक्रेसी की चेतना से अगर काम करने वाला तबका है वो गायब हो जाए तो निश्चित रूप से शोषण की उम्र लंबी हो जाती है। मध्य प्रदेश में इसकी उम्र 15 साल हो गई और ये बहुत बड़ी उम्र है, इसलिए अब इसको खत्म होना चाहिए। और ये खत्म हमारे एकजुट संघर्ष के जरिए, और हमारे संघर्ष की सही दिशा यदि होगी तो हम लोग इसको बहुत जल्दी खत्म करा लेंगे। हमने पहले भी कहा और आज भी कहा कि ये लड़ाई आपकी अपनी है, आपके अपने भविष्य को सुरक्षित कराने की लड़ाई है, और इसे आप लोग ही लड़ सकते हैं और आप लोग ही जीत सकते हैं। यदि आप इस लड़ाई को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप धोखा खाएंगे। यदि किसी दूसरे को आपके लिए कुछ करना होता तो आप कुछ सोचिए कि 15 साल के अंदर थोड़ा करके इस सरकार ने पूरे सरकारी सेक्टर का 70-80% निजीकरण कर दिया, ठेकेदारों के हवाले कर दिया, बिचौलिए सरकारी दफ्तरों में बिठा दिए, जो हमारे पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी पर रखते हैं, काम पर रखते हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। इसके खिलाफ बोल सकते थे लोग, लेकिन कोई नहीं बोला। मध्य प्रदेश का कोई भी नेता नहीं बोला। किसी नेता के भाषण में ये बात आज तक भी नहीं आपने सुनी होगी। एकमात्र नेता मध्य प्रदेश में है माननीय कमलनाथ जी, जिन्होंने पीसीसी का अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को अपने पहले भाषण में उन्होंने जिक्र किया था, और 2018 के वचन पत्र में उन्होंने इसको शामिल भी किया, जो यह बताता है कि कमलनाथ जी निश्चित रूप से सरकारी विभागों का जो बड़े स्तर पर निजीकरण कर दिया गया है उसके खिलाफ है, और वो उसे खत्म करेंगे। कल राहुल गांधी जी ने भी शहडोल में निजीकरण और संविदाकरण को गलत बताया था और बीजेपी की पॉलिसी का हिस्सा कहा था। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी का उच्च नेतृत्व भी सरकारी विभागों के निजीकरण से सहमत नहीं है, उसके खिलाफ है। और इसीलिए ये उम्मीद पैदा हुई है कि यदि आउटसोर्स कर्मचारी एकजुट होकर इस चुनावी दौर में भी अपनी बात करता रहेगा तो निश्चित रूप से ये अन्यायकारी कल्चर, जिसे पूरा मध्य प्रदेश के लोग आउटसोर्स कल्चर के नाम से जानते हैं, इसे समाप्त होना पड़ेगा। आप सब लोगों की सक्रियता के कारण, आप सब लोगों के सहयोग और समर्थन के कारण मध्य प्रदेश में आउटसोर्स एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आप गूगल करेंगे और उस पर आउटसोर्सिंग लिखेंगे तो ढेर सारी खबरें, ढेर सारे वीडियोस आपको आउटसोर्स के नजर आ जाएंगे। आप वासुदेव शर्मा भी लिखेंगे तो भी आउटसोर्स निकल के आ जाएगा, गूगल में भी, यूट्यूब में भी, सब जगह से। जो ये बताता है कि आउटसोर्स के खिलाफ हम लोगों ने जो लड़ाई शुरू की है वो लड़ाई बिल्कुल सही है और सही दिशा में जा रही है। इसीलिए सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म ने आउटसोर्स के संघर्ष को पकड़ा है और अपनी यहां जगह दी है। तो साथियों, आज हम आप लोगों से यही बताने के लिए पेज पर आए हैं कि आप लोग भी इस आउटसोर्स कल्चर को और आउटसोर्स की उत्पत्ति को समझें और दूसरे लोगों को भी समझाएं, क्योंकि आंदोलन सिर्फ आपसे नारे लगाना ही नहीं सिखाता, सड़क पर जुलूस निकालना ही नहीं सिखाता। आंदोलन आपको वैचारिक रूप से भी मजबूत करता है। वह आपको राजनीतिक सरकारों के जो वैचारिक निर्णय होते हैं उनके से भी शिक्षित करता है। इसीलिए
हम लगातार जब भी अवसर मिलता है, जब भी मौका मिलता है, आपसे हम अलग अलग विषयों पर बातचीत कर लेते हैं, अपनी बात रख देते हैं। आपको आपके कमेंट भी उसके हमको मिलते रहते हैं और उन कमेंटों से हमको ये लगता है कि आप सब लोग भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और आप लड़ना चाहते हैं, आप एकजुट होना चाहते हैं। अंत में हमारी आपसे पुनः ये अपील है कि आप जो अलग अलग विभागों में पीड़ित कर्मचारी, शिवराज सरकार का सताया कर्मचारी काम कर रहा है, उसकी व्यापक एकता को बनाने के प्रयास अपने अपने स्तर पर जारी रखें। जीत आपकी निश्चित है, यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं। कल पुनः आपसे एक नए विषय के साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।